नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उपकार क्लासेज में। आज 27 जुलाई है और कल 28 जुलाई को एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम है। तो जिन विद्यार्थियों का कल एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम है उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आज की क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अगर आपकी कल एग्जाम है तो आप इनको देख करके जरूर जाइएगा। अगर आपके पास है टाइम कम है तो आप इसे डबल एक्स की स्पीड पर देखिएगा। अगर आपके पास है फिर भी टाइम कम है तो जैसे ही ये क्लास कंप्लीट होगी उसके तुरंत बाद में आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम पर, ताकि आप ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बार इनका रिवाइज करके जा सके। इसके अलावा मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट पहले भी सॉल्व करवा चुका हूँ इसका, उसको भी आप रिवाइज करके जाए, पीडीएफ से कर जाइएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप क्लास को ही देख करके जाए। तो आइएगा, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। और हाँ, ग्रुप डी वालों को तो ये पढ़ना ही है, क्योंकि ग्रुप डी वालों की तो 3 अगस्त से एग्जाम है, तो थोड़ा आपके पास अभी भी टाइम बचा हुआ है। तो ग्रुप डी वाले तो वीडियो को आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास है? सर, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है जो कि रेलवे का फेवरेट रहा है पिछले 24, 25 और 26 में, तीनों सालों में। क्या क्वेश्चन है? एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई आपको दे रखी है। यदि सबसे लंबी भुजा के सम्मुख सिर से सबसे लंबी भुजा पर एक लंब खींचा जाता है, तो आपसे ये पूछा कि आपको लंब की लंबाई बतानी है कि कितनी होगी। कैसे निकालते हैं हम लंब की लंबाई? बस आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिप्लेट है ये। भाई पाइथागोरस ट्रिप्लेट है ना ये आपके पास में 5 12 13। तो आप सबसे पहले तो डायग्राम बनाइएगा, यानी कि आपके पास से जो डायग्राम बनेगा वो किसी कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपके पास एक त्रिभुज बन गया। इसने ये कहा कि एक भुजा है 5, एक है 12 और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, तो इसे आप 13 मानोगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं 5 12 13। ये 13 आपके पास है फिक्स है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये दोनों इंटरचेंज हो सकती है, इससे कोई इफेक्ट क्वेश्चन पर नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है? यदि सबसे लंबी भुजा के सम्मुख शीर्ष से सबसे लंबी भुजा पर एक लंब खींचा जाता है, आप ये बताइएगा सम्मुख शीर्ष कौन सा आपके पास है? सर ये रहा। सबसे लंबी भुजा कौन सी है आपके पास है? ये रही। तो इससे ये लंब आपके पास है खींचा जा रहा है, और आपसे ये कहा गया कि ये जो लंब आपने खींचा है ना, बस इसी लंब की आप लंबाई बताइएगा, इसी लंब का आप मान बता दीजिएगा। ये हमारे पास है क्वेश्चन है। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपसे लंब की लंबाई पूछा जाए तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूले को रटिएगा आप। तो सर कभी भी अगर आपसे लंब की लंबाई पूछ ली जाए, यानी कि परपेंडिकुलर जो लंब है, इस लंब की लंबाई होगी आपके पास है, ये क्या है आपके पास? आधार। और ये क्या है आपके पास है? लंब। तो हम ये कह सकते हैं सर लंब और इंटू हो जाएगा आपके पास है आधार, और इसमें आप भाग दे दीजिएगा कर्ण का। इसमें भाग किसका दे दीजिएगा? कर्ण का। इससे आपके पास में ये जो लंब दिखाई दे रहा है इसकी लंबाई निकल के आ जाती है। तो हम कैसे निकालेंगे इस लंब की लंबाई? सर इन दोनों भुजाओं को गुणा करके और उसका भाग देते हैं, ये परमानेंट फिक्स होता है। तो आप चाहे तो इस फॉर्मूले को रट्टा मार सकते हो कि कभी भी सर इस तरीके से हमसे लंब की लंबाई पूछी जाए तो हम कैसे करेंगे? इन दोनों को गुणा करके और उसका भाग दे देंगे। इन दोनों को गुणा करके और उसका क्या दे देंगे? हम भाग दे देंगे। ठीक है ना आपके पास? तो अब हम ये कह सकते हैं सर ये हो जाएगा आपके पास है 5 × 12, और बट्टे में आपके पास कर्ण का मान कितना है? 13 है। ये 60 हो जाएगा। अगर हम 60 में 13 का भाग देते हैं तो 13 चौको 52 कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 4 से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना है। ये जो क्वेश्चन है कब आया हुआ है? अभी जस्ट रेलवे का इससे पहले जो पेपर लगा था वो लगा था एनटीपीसी 12th लेवल का। जो पेपर हुआ था कुछ शिफ्ट मई में हुई थी, कुछ शिफ्ट आपकी जून 2026 में हुई थी। लेटेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ज़्यादा चांसेज है कि कल भी आपको आपके एग्जाम में ये देखने को मिले। आइएगा एक और क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। दो पूरक कोण इस प्रकार है कि एक कोण के माप का दुगना दूसरे कोण के माप के 3 गुने के बराबर है। तो आपसे ये पूछे कि बड़े कोण की माप क्या होगी, आपको ये बताना है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि सर पूरक कोण किसे कहते हैं। तो पूरक कोण उसे कहते हैं जहां पर आपके पास है, या फिर आप कह सकते हो सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं हम? सर जिन कोणों का योग 90 डिग्री हो। देखो एक होता है पूरक और एक होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब होता है सर जहां पर आपके पास है दो कोणों का योग 180 डिग्री है, तो भाई संपूरक कोण कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपके पास है पूरक कोण है, तो पूरक कोण किसे कहते हैं?
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? सर पूरक कोण हम कहते हैं जिसका मान कितना हो आपके पास है 90 डिग्री हो। ठीक है, अब इसने साथ में कह रखा है कि एक कोण के माप का दुगना, एक फर्स्ट कोण ये रहा आपके पास है और सेकंड कोण ये रहा, एक कोण के माप का दुगना दूसरे कोण के माप के 3 गुने के बराबर है। किसके बराबर है आपके पास? 3 गुने के बराबर है, तो आप रेशियो ले लीजिएगा इस तरीके से। वैसे तो रूल तो ये है आपके पास है कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं जमाओगे बल्कि ऐसे जमाओगे, एक कोण के माप का दुगना, ये पहला कोण है इसके माप का दुगना बराबर है आपके पास है दूसरे कोण के माप के 3 गुने के बराबर है। किसके बराबर है? 3 गुने के बराबर। आप यहाँ से फर्स्ट और सेकंड संख्या का रेशियो निकाल लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो सामने लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता है। जैसे देखिएगा हमने रेशियो पढ़ा था ना, कैसे सर 2a बराबर आपके पास है 3b है, तो इसमें a का मान कितना है? इतना है। b का मान कितना आपके पास है? इतना है। हमें ऐसे मान निकालते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे कि सर सामने जो लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता है। तो सेकंड एंगल का मान आपके पास 2 आएगा, फर्स्ट एंगल का मान कितना आएगा आपके पास है? 3 आएगा, यानी कि 3:2। अब 3:2 में आप इसको बांट दीजिएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया आपका। क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है कि बड़े कोण की माप, पहला वाला जो कोण है वो आपके पास बड़ा है, तो यानी कि फर्स्ट कोण की अगर आपको मान निकालना है बड़े कोण का, तो टोटल बटे टोटल, टोटल कितना? 90, 90 बटे कितना हो जाएगा? 5, और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 3 से। कितनी बार कटेगा आपके पास? 18 बार। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो 54 डिग्री आएगा, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है? जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बना करके जाना है, बिल्कुल प्यार से क्वेश्चन को देखिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी हिसाब से क्वेश्चन को आप हैंडल करिएगा। आइएगा एक और क्वेश्चन से हम समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सालों से रेलवे का फेवरेट ये क्वेश्चन रहा है, और क्वेश्चन डिट्टो सेम आता है। क्या क्वेश्चन है आपके पास है? एक फार्म हाउस में कुछ खरगोश है और कुछ तोते हैं, प्राणियों के सिरों की कुल संख्या 180 है और पैरों की कुल संख्या आपके पास 520 है, फार्म हाउस में खरगोशों की संख्या बताइए। ऐसे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं उनको हम कैसे बनाते हैं? सर ऐसे जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें हम उनके पैरों के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। हम ये देखते हैं कि कितने जानवर ऐसे हैं जिनके 4 पैर हैं और कितने जानवर ऐसे हैं जिनके 2 पैर हैं। बस आपको 2 पैर और 4 पैर से ऐसे क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन में 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकाल लेते हो तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, और 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालना इजी होता है, क्योंकि सिर तो सबके एक एक होते हैं, चाहे किसी के 2 पैर हो चाहे किसी के 4 पैर हो, उनके जो सिर होंगे वो तो आपके पास है समान होंगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, सर इसने कहा है कि सिरों की कुल संख्या 180 है, तो इनको मिलाकर के टोटल जो आपके पास जानवर है वो टोटल तो आपके पास है 180 है। टोटल जानवर कितने आपके पास है? 180 है। अगर 180 में से हम ये कम कर देते हैं कि 2 पैरों वाले जानवर कितने हैं, मैं ये कह रहा हूं कि 2 पैरों वाले जानवर इनमें से 70 है, तो 4 पैरों वाले 110 हो गए ऑटोमेटिकली आपके पास है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालेंगे। हम निकालेंगे इसमें 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या, जानवरों की संख्या। अब आप बताइए आपके कितने पैर हैं? कितने पैर हैं आपके? तो फिर उस हिसाब से आप क्या हुए, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं सर 2 पैरों वाले जानवरों के, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप इंसान हो, जानवर वो होते हैं जिनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं सर 2 पैरों वाले जानवरों की अगर आपको संख्या निकालनी है तो कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम करिए, जितने भी सिर दे रखे हैं ना, सिर का डबल, सिर का डबल माइनस हो जाएगा आपके पास है पैर का आधा, बस इससे निकाल दीजिए। यानी कि आपको कैसे समझना है, सर पैर काट के सिर पे रख दो, पैर काट के कहाँ पर रख दीजिए? आप सिर पे रख दीजिए, इससे आपके पास फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो सर सिर का डबल माइनस पैर का आधा, इससे हमारे पास है 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या आ जाती है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो सर सिर कितने हैं? टोटल 180 है, इसको गुणा किससे करना है? 2 से, और माइनस पैर कितने हैं आपके पास है? सर हमारे पास है 520 है, तो 520 में आप भाग किसका लगाओगे? 2 का। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं ये 36 हो जाएगा, 360 माइनस 260, तो आपके पास में 100 संख्या किसकी आ गई? 2 पैरों वाले जानवरों की। अगर ये क्वेश्चन आपसे ये पूछता कि तोते कितने हैं तो आप सीधे आंसर बता देते 100, लेकिन आपसे ये पूछे कि आप ये बताइए खरगोश कितने हैं, तो बताइए टोटल कितने आपके पास? टोटल सर 180, 180 में से अगर आपके पास है 100 तोते हैं,
100 क्या है आपके पास है, तोते। तो आप खुद बता दीजिएगा कि खरगोश कितने हैं, इसमें से घटा दीजिए, 80 है। तो सर 80 हमारे पास है खरगोश है, 80 क्या है हमारे पास है, खरगोश है। किस ऑप्शन में आपके पास है, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा। कल एएलपी का एग्जाम है, हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। आइएगा एक और क्वेश्चन से आप समझिएगा, एक समलंब चतुर्भुज का क्वेश्चन है आपके पास है। पढ़िए क्या क्वेश्चन है। एक समलंब चतुर्भुज के आकार के मैदान की समांतर भुजाएं इतनी है, असमांतर भुजाएं इतनी है। मैदान का आपको ये बताना है कि एरिया कितना होगा। समांतर भुजा और असमांतर भुजाओं का क्या अर्थ है यहाँ पर। पहली बात तो समलंब चतुर्भुज की आकृति कैसे बनेगी। सर समलंब चतुर्भुज जो होता है ना, उसकी आकृति कुछ इस तरीके की बनती है, कुछ इस तरीके की जो आकृति बनती है वो समलंब चतुर्भुज आपके पास है कहलाता है। समांतर भुजाओं की अगर हम बात करें तो समांतर भुजा का अर्थ ये है सर, इस भुजा के समांतर आपके पास है ये भुजा है। तो इसमें कह रखा है कि एक भुजा आपके पास है कितनी है, 60 मीटर है। तो दूसरी कितनी है आपके पास है सर, दूसरी हमारे पास है 77 मीटर हो जाएगी। भाई छोटी वाली भुजा को तो आप 60 मानोगे ना, यहाँ आपने ये 60 कर दिया, तो ये 77 है आपके पास है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि असमांतर भुजा है। असमांतर भुजा कौन सी है, ये वाली और ये वाली। समांतर भुजा वो होती है जो आपस में जाकर के कहीं भी नहीं काटे। अब आप ये कहोगे कि सर असमांतर भुजा ये कैसे हुई, जैसे ये 25 है और ये 26 है, तो ये आपस में कहाँ पर काट रही है। भाई अगर आप इन भुजाओं की लंबाइयों को बढ़ाओगे तो हो सकता है कि आगे जाकर के ये काट दे, जबकि ये समांतर भुजाओं को आप कितना भी बढ़ाइए आगे जाकर के कहीं नहीं काटेंगी। तो समांतर भुजाएं यानी कि जो रेल की पटरियां होती है वो समांतर क्रम में होती है। वो किस में होती है, समांतर क्रम में होती है, ध्यान में रखिएगा आप इसको। तो इस तरीके से हमने एक समलंब चतुर्भुज का मोटा मोटी सा डायग्राम बना लिया है। अगर हम बात करें कि सर समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, अगर हम बात करें कि सर इसका एरिया कैसे निकलता है, तो एरिया का फॉर्मूला बताओ, आप में से कौन बताएगा। समलंब चतुर्भुज का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास है 1/2 इंटू का निशान, ये है आपके पास है समांतर भुजाओं का योग। क्या होता है फॉर्मूला सर, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, इंटू क्या होता है, मध्य की दूरी का योग, और इंटू हो जाएगा आपके पास है सर, हमारे पास है मध्य की दूरी। ये आपके पास है क्या होता है सर, समलंब चतुर्भुज का आपके पास है क्या होता है, एक एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो फिर 1/2 की जगह आप 1/2 लिखिएगा, गुणा का निशान, सर समांतर भुजाओं का योग। अगर हम इसमें बात करें समांतर भुजाओं का योग, यानी कि एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, तो इन दोनों भुजाओं का आपको क्या करना है, योग करना है। तो सर ये हो जाएगा आपके पास है 60 + 77, और गुणा का निशान ये हो जाएगा आपके पास है इंटू मध्य की दूरी। अब सर हमारे पास है मध्य की दूरी नहीं है, तो मध्य की दूरी निकालने का क्या तरीका हो सकता है। मध्य की दूरी हम किसे कहते हैं, या तो मध्य की दूरी आप यहाँ पर निकालिए, या फिर मध्य की दूरी आप यहाँ निकालिएगा, कहीं भी आप निकाल सकते हो। ये हमारे पास है मध्य की दूरी कहलाएगी। अब इस मध्य की दूरी मतलब सीधे लंब की लंबाई आपको पता करनी है, और ये जहाँ पर जाकर के टिकेगी जिस भुजा पर, वहां 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो एक बात हम स्पष्ट कह सकते हैं कि अगर ये 26 है तो सर पाइथागोरस ट्रिपलेट आप लगा दीजिए इसमें, और पाइथागोरस ट्रिपलेट में आप बताइएगा कि कौन सा रेशो चलता है 26 के साथ में। तो सर अगर ये 26 है तो हम अच्छे से जानते हैं, एक चलता है 10, 24 और 26 का होता है क्या, 5, 12 और 13 का होता है। तो हम इसको 2 से गुणा करेंगे, ये 24, ये 10, ये 24, और ये कितना होता है आपके पास है, 26 होता है, बिल्कुल होता है। ये हमारे पास है, किसका होता है, हमारे पास है सर 10, 24 और 26 का एक रेशो होता है। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास, एक मिनट, 10, 24, 26 का होता है ना रेशो। तो सर अगर हम इसको 10 मान लेते हैं, इसको हम 10 मान लेंगे, तो क्या ये आपके पास है 24 नहीं हो जाएगा, इस 25 की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। अब आप ये कहोगे कि आपने कैसे डिसाइड किया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 हुआ। वो हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि पहले आप सीधे इसको 24 नहीं मानोगे और ना ही इसको 10 मानोगे। बस आपको इतना पता है कि 24 वाला जो रेशियो है, पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होती है वो 10, 24, 26 होती है एक तो, और एक 25 के साथ भी होती है। 25 के साथ क्या होती है सर, 25 के साथ वाली टेबल होती है आपके पास है 7, 24 और 25। 7 मतलब सर दोनों में आपके पास है 24 कॉमन है, तो ये तो कन्फर्म है कि ये जो ऊंचाई है ये 24 ही रहेगी। लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करें कि ये 10 रहेगी कि नहीं रहेगी, वो डिसाइड करने का ये तरीका कि आपको इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन खींचनी पड़ेगी। अब ये लाइन आपको क्या संकेत कर रही है सर, ये वाली लाइन कौन सी वाली लाइन है, ये सर ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है,
मैंने इसी को यहाँ बनाया तो ये आपके पास है 25 हो गई, ये क्या हो गई 25। अब आप ये बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके पास है 60 हो गई ये क्या हो गई 60, पूरी 77 है। तो क्या आप नहीं कह सकते कि सर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये आपके पास है 17 है, ये क्या है आपके पास है सर ये 17 है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब 17 है तो आपको पता है कि ये आधार है, जबकि एक के लिए 10 है और एक के लिए 7 है, तो 17 के 2 टुकड़े कर सकते हो। मतलब हम ये कह सकते हैं सर ये हमारे पास है 10 है और ये केवल आपके पास है 7 है, यानी 17 के 2 टुकड़े कर दिए। 10 वाला हिस्सा इधर जाएगा क्योंकि 10 फिर 26 के काम आ जाएगा, 7 वाला हिस्सा इधर आए क्योंकि फिर ये 7 25 के काम आ जाएगा। लेकिन आपको मध्य की दूरी चाहिए, दोनों के ही मध्य की दूरी आपके पास है 24 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर इसका जो मान आपके पास आएगा वो 24 आएगा, यानी मध्य की दूरी हम निकाल चुके हैं कि मध्य की दूरी हमारे पास है कितनी है 24 है। आप 2 से काटोगे तो ये आपके पास है 12 बार कट जाएगा। अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। ये कितना हो जाएगा आपके पास है 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर ये हो गया आपके पास है 13 इंटू आप 12 कर दीजिए, 12 7 कितना हो जाएगा आपके पास है 84 को 4। क्या यूनिट डिजिट से काम चल गया? सर नहीं चला क्योंकि 4 आपके पास 2 जगह आ गया, कोई बात नहीं। तो फिर 12 तिया 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा सर 36 और 8 हो जाएगा आपके पास है 44। काम चल गया, बिल्कुल काम चल गया सर हमारे पास। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर 1644 डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है, आप तसल्ली से क्वेश्चन को देखें, समझे, सोचे, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप क्लास को बैक करके जरूर से देखिएगा, क्योंकि आप ये यकीन मान के चलिएगा कि जब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ तो मैंने हर चीज़ खोल के बताई है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर इसमें आपने ये नहीं बताया कि 7 24 25 कैसे होता है, क्योंकि अब इसके लिए टाइम थोड़ी है, ये तो सबसे बेसिक लैंग्वेज है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, ये एक आपके पास में वो है। तो आइएगा हम अब क्वेश्चन बनाते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग में है, ये पहले ही पूछा गया था ग्रुप डी में, और अभी जो पेपर्स चल रहे हैं उनमें भी एलिगेशन से हमको इस क्वेश्चन को बनाना, तो एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइएगा क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है। एक स्थानीय सिनेमा घरों में युवाओं के लिए 150 रुपये का टिकट है, वयस्कों के लिए 250 रुपये का टिकट है, और एक शाम को थिएटर ने कुल 200 टिकट बेचे और 38,000 रुपये कमा लिए। ज्ञात करें कि कितने युवाओं के टिकट और कितने वयस्कों के टिकट बिके। मतलब आपको ये पता करना कि युवाओं ने तो कितने टिकट खरीदे और जो वयस्क है उन्होंने कितने टिकट खरीदे। अब आप पता कैसे करोगे? हम पता ऐसे करेंगे कि सर सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो यंग लड़के हैं उनका टिकट कितने रुपए का है। सर उनका टिकट है आपके पास है 150 रुपये का एक टिकट है। और जो अडल्ट है आपके पास है, जो आपके पास है अडल्ट है, उनका टिकट कितने का है आपके पास है? सर उनका जो टिकट है ना वो आपके पास है 250 का है। जो अडल्ट आपके पास है, जो वयस्क है, उनका कितने का आपके पास है 250 का है। और अगर हम सभी के टिकट की बात करें, यानी कि जो यूथ है और जो अडल्ट है, अगर हम सभी के टिकट की बात करें तो वो यहाँ पर आएगा एवरेज। अब यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर ऐसे आएगा सर कुल टिकट इन्होंने कितने खरीदे 200, और कितने हजार की कमी हुई, कितनी हजार की कमाई हुई इनके 38,000 की। तो हम 38,000 में भाग दे देंगे, 38,000 भाग दे देंगे किसका? 200 का। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो इस तरीके से सर 190 रुपये प्रति टिकट आएगा। अगर हम मोटा मोटी बात करें कि एक टिकट पे उन्होंने कितना रुपये कमाया, तो सर हम ये कह सकते हैं कि एक टिकट पर उन्होंने 190 रुपये कमाए, जो कि यहाँ आएगा। आप इस तरीके से और इस तरीके से घटा सकते हो। इनका डिफरेंस कितने का है आपके पास है? 60 का है, अनुपात का निशान। इसका अंतर कितने का है आपके पास है? सर इसका अंतर आपके पास है 40 का है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ से 20 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है? 2 बार। 20 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है? 3 बार। यानी कि जो आपके पास है यंगेस्ट जो लड़के थे उनके जो टिकट आपके पास बिके हैं उनकी संख्या कितनी है? एक तरीके से 3 है। और जो अडल्ट थे उनका रेशियो कितना आ गया आपके पास है? 2 आ गया। अब आपको करना क्या है? आपको एक काम करना है कि कौन सी राशि है आपके पास, टोटल टिकट कितने हैं? सर टोटल टिकट हमारे पास है 200 है। 200 टिकटों में से ये आपके पास है किस चीज का रेशियो है? सर ये टिकट का रेशियो है। यानी कि जो यंगेस्ट जो लड़के हैं उन्होंने टिकट 3 यूनिट खरीदे, और जो अडल्ट है उन्होंने जो टिकट खरीदे हैं वो 2 यूनिट खरीदे। एक बार फिर से सुनिएगा, ये 3:2 क्या चीज है? ये उन्होंने जो टिकट खरीदे हैं उनका रेशियो आया है। तो हम इस रेशियो में 200 को बिल्कुल बांट सकते हैं बड़े प्यार से। तो हम ये कह सकते हैं सर जो यूथ है हमारे पास उनकी संख्या कैसे आएगी? उनके टिकटों की संख्या, यूथ के टिकटों की संख्या। सर ये 200
और बट्टे में कितना आएगा, टोटल बटे टोटल, टोटल कितना आपके पास है 5, और गुणा किससे करोगे आप 3 से, तो 1 यूनिट का मान आ गया आपके पास, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 40। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास 120 आ जाएगा। और जो अडल्ट है उनके टिकटों की संख्या कितनी आएगी आपके पास, 40 को इस बार किससे गुणा करना है आपको 2 से, तो कितना आएगा आपके पास 80। किस ऑप्शन में आपके पास है 120 और 80, 120 और 80। सर ये राय हमारे पास है, ये है आपके पास है यूथ, और ये है आपके पास 80 अडल्ट है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को, चलिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या क्वेश्चन है आपके पास है, क्वेश्चन है आपके पास है एक शंक्वाकार पात्र जिसकी त्रिज्या इतनी है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहा इस साल, ये क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी एग्जामों में, हो सकता है आगे भी ये देखने को मिले। तो और पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था, ऐसा नहीं है कि आजकल ही पूछा जा रहा है, और ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो आप बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट है नहीं है आपके पास। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक शंक्वाकार पात्र जिसकी त्रिज्या इतनी है और ऊंचाई इतनी, पानी से पूर्ण रूप से भरा हुआ है, मतलब एक शंकु है जिसमें पानी भरा हुआ है, ओके। उसमें एक गोला डुबोया जाता है, गोले का आकार ऐसा है कि जब वह शंकु की भुजाओं को छूता है तो उसमें से पूर्णतः वह डूब जाता है और झलक करके पानी बाहर निकल जाता है। तो जो पानी बाहर निकलता है उसका और शंकु में बचे पानी का आयतन कितना होगा। सिंपल सी बात है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। एक कोई आपके पास है शंकु है, एक क्या है आपके पास शंकु है, उसमें आप एक गोला डालते हो, तो जैसे ही आप उसमें गोला फिट करोगे तो आपको पता है कि वो पहले से पानी से फुल भरा हुआ था शंकु, जैसे ही गोला फिट करोगे तो उसमें से पानी तो झलक के नीचे करेगा। अब नीचे कितना पानी निकलेगा, सर गोला जितना बड़ा होगा ना, यानी जितना गोले का आयतन होगा उतना ही बाहर निकल जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में आपको गोले का आयतन निकालना है, एक निकालना है शंकु का आयतन, बस इतना सा क्वेश्चन है आपको। देखो इस लाइन का क्या अर्थ है, सर झलक करके बाहर पानी निकलता है, इस लाइन का अर्थ क्या है, छलक कर बाहर निकले पानी का आयतन। इसका मतलब है सर गोले का आयतन निकालना है आपको। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि गोले का क्या निकालना है आपको, सर गोले का हमको आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन होता क्या है, गोले का आयतन होता है सर 1/3 पाई आर, उस 1/3 वो सॉरी 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 गोला है ना सर, ये होता है हमारे पास है 4/3 पाई आर क्यों, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यों होता है। तो ये तो हो गया आपके पास है गोले का आयतन। बाकी कह रहा है कि शंकु में बचे पानी का आयतन, इसका मतलब क्या है कि सर शंकु का आयतन भी आपको निकालना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, सर शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का जो आपके पास आयतन होता है वो क्या होता है, शंकु का आयतन, सर शंकु का आयतन होता है आपके पास है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपके पास है दोनों फॉर्मूले होते हैं, एक शंकु का आयतन निकालना है और एक आपको एक गोले का आयतन निकालना है इसमें, और एक आपको शंकु का आयतन निकालना है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया, हम एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को अगले पेज पर थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप। सर ये हमारे पास एक शंकु है, ये क्या है हमारे पास सर, इस तरीके से हमने एक शंकु बना लिया है, और ये इसकी त्रिज्या है शंकु की, ये शंकु की हाइट है। देखिए टूटा फूटा डायग्राम बने, आपको डायग्राम के नंबर नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ समझना है। क्या क्या है आपके पास सर, ये इसकी त्रिज्या है, हम लिख देते हैं ये त्रिज्या है, ये इसकी सर हमको पता है अच्छी तरीके से हाइट है, और ये इसकी स्लाइंट हाइट है, त्रिज्या ऊंचाई है। अब क्वेश्चन ने कहा कि ये जो शंकु आपको दिखाई दे रहा है, हमने उल्टा बनाया शंकु, इस शंकु के हम अंदर गोला फिट करेंगे, और जो गोला होगा ना वो इसकी भुजाओं को स्पर्श करेगा, इस तरीके से ये गोला बनेगा। गोला सही नहीं बना है, लेकिन आप मान लीजिएगा कि ये गोला है, ये क्या है हमारे पास, सर हम इस तरीके से इसमें एक गोला फिट करेंगे कि ये जो गोला है ना इसकी भुजाओं को टच कर रहा है, ये गोला क्या कर रहा है, इसकी भुजाओं को मूलतः क्या कर रहा है आपके पास है, टच कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि आप बताइएगा, जैसे ये शंकु आपके पास में पहले पानी से फुल भरा हुआ था, जैसे ही आपने इसमें से गोला डुबोया, सिंपल सी बात है, जैसे ही आप गोला डुबोगे तो सर इसमें से पानी निकल निकल के बाहर आएगा, इसमें से पानी निकल निकल के कहाँ पर आएगा आपके पास में, बाहर आएगा। ये आपके पास में बहुत सारा पानी बाहर बह गया, तो एक तो आपके पास है ये पानी जो बाहर निकल गया, इसके अलावा पानी कहाँ बचेगा, सर इसके अलावा पानी देखिए ये जो जहाँ पर ये गोला नहीं है ना आपके पास, ये यहाँ पर आपके पास है, देखिएगा ये यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपके पास है बचा हुआ पानी, यहाँ पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है सर, ये जो बाहर आया है ना एक तरीके से, ये भार किसके बराबर आया है सर, ये भार जो आया पानी आपके पास है, ये जो भार आपको दिखाई दे रहा है सर, ये भार जो आया है ना एक तरीके से ये गोले के बराबर आया है, ये आपके पास है गोले का आयतन है,
ये क्या है आपके पास है सर, ये गोले के आयतन है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिएगा, तो सबसे पहले तो हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं कि कौन सी भुजा कितनी कितनी दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको सर? त्रिज्या की अगर हम बात करें, त्रिज्या हमको दे रखी है 12, ऊंचाई कितनी दे रखी है 16, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं सर इसने ये जो त्रिज्या का आपको मान दिया है, ये जो त्रिज्या का आपको मान दिया है, इसका मान कितना दिया है इसने? 12 दिया है, ठीक है। और ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है आपके पास सर? ये जो हाइट है आपके पास 16 है। तो फिर आप इस कर्ण का मान निकाल सकते हो। भाई यहाँ पर आपके पास है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लगती तो पाइथागोरस ट्रिपलेट ही है। अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट लगती है तो क्या रेशियो चलता है आपके पास है? 12 16। तो फिर ये कितना आएगा नहीं पता ना, कोई बात नहीं है। आप इसका आधा करिए 6, इसका आधा करिए 8, और ये ट्रिपलेट तो याद होगी हर किसी को, 6 8 10 की। तो 6 को 2 से गुणा किया, 8 को 2 से गुणा किया, तो 10 को इससे गुणा करेंगे कितना आएगा आपके पास? 20 आएगा। मतलब सर हम पाइथागोरस ट्रिपलेट के द्वारा ये जो स्लाइंट हाइट है जो एल है, इसका मान हम 20 निकाल चुके हैं। अब मूल बात ये आ रही है कि सर ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है ना, इस गोले की आप ये त्रिज्या कैसे निकालोगे? गोले की त्रिज्या अगर आपने निकाल ली तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। गोले की क्या निकालनी है आपको? त्रिज्या निकालनी। तो आप ये कह सकते हो सर इस क्वेश्चन में हमको जो मूलतः निकालना है वो निकालनी है गोले की त्रिज्या। और इसी का, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से रट्टा मारो आप, वैसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर। गोले की अगर आपको, क्या हो रहा है यार आज मार्कर में, गोले की अगर आपको त्रिज्या निकालनी है तो गोले की त्रिज्या का निकालने का फॉर्मूला आपके पास है एच आर प्लस हो जाएगा आपके पास है एल। इस फॉर्मूले से आप गोले की त्रिज्या निकालते हो। कभी भी अगर मान लीजिए शंकु के अंदर आप गोला फिट करते हो, किस चीज का है ये आपके पास सर? अगर हम शंकु के अंदर गोला फिट करते हैं और उस गोले की हमको त्रिज्या चाहिए तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे एच आर प्लस एल से। एच का मान कितना आपके पास है सर? एच का मान हमारे पास है 16 है, आप इसमें मान रख के निकाल लीजिए। सर एच का मान कितना आपके पास है? 16 है। आर का मान कितना है? 12 है। और आर का मान कितना है? 12 है। एल का मान कितना आपके पास है सर? 20 है। कितना? 20 है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर 192/32, तो आपके पास है 6 सेंटीमीटर आ गई। 6 सेंटीमीटर क्या है आपके पास है? गोले की त्रिज्या है। बताओ क्या आपको कोई दिक्कत आई इस क्वेश्चन में? ना किया कुछ भी नहीं है, अब क्वेश्चन को बनाया ही नहीं है हमने। गोले की त्रिज्या हमने इससे निकाल दी, और गोले का आयतन हमको निकालना था, अब शंकु का भी आयतन हमको निकालना है। तो गोले का आयतन और शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। सर ये लीजिए गोले का आयतन, गोले का आयतन, या फिर गोले का आयतन बटे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। बताइए गोले का आयतन क्या होता है सर? गोले का आयतन होता है, अभी हमने पढ़ा है 4/3 पाई आर क्यू, और आर का मान कितना आया आपके पास है? 6 आया। तो 6 का आप क्यूब कर दीजिए, अनुपात का निशान। इसका क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसके लिए आर कौन सी काम करेगी? 12। तो 12 का आप कर दीजिए स्क्वायर, इंटू इंटू क्या है आपके पास है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच का मान कितना है आपके पास है सर? एच का मान हमारे पास 16 है। ये था ना आपके पास, एक बार फॉर्मूला देखना। बिल्कुल सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या है आपके पास है? एच है। 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या है आपके पास है? एच। आप इसको बना लीजिएगा, कैसे बनाओगे सर? पाई और 3, पाई और 3 कट जाएगा आपके पास है। 4 से काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा आपके पास है? 4 बार। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये आपके पास है 6 × 6 × 6 अनुपात का निशान। ये क्या है आपके पास है? 12 × 12, और इंटू कितना आपके पास है? 4 है। 6 से काट दो कितनी बार? 2 बार। 6 से काट दो कितनी बार? 2 बार। और सर हमने 2 से काट दिया, 2 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। 2 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो इस तरीके से आपके पास ये 3 और ये 8, यानी हम ये कह सकते हैं सर गोले का आयतन हमारे पास है 3 है। और ये जो शंकु है ना, ये टोटल शंकु का आयतन है आपके पास। ये किस चीज का आयतन है? टोटल शंकु का आयतन है। अब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है उस पर आ जाओ आप। सर क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है कि छलक कर बाहर निकले पानी का आयतन। तो जो छलक करके बाहर निकला है पानी का आयतन आप निकाल चुके हो। पानी का आयतन कैसे आया सर? पानी का आयतन आपके पास 3 आया, अनुपात का आएगा निशान। भाई छलक करके बाहर निकले पानी का आयतन मतलब गोले का आयतन निकालना था, हम 3 निकाल चुके हैं। अब हमको निकालना है कि शंकु में बचे पानी का आयतन। आपने टोटल शंकु का आयतन कितना निकाला? टोटल शंकु का आयतन 8 है। 8 में से 3 बाहर निकल जाएगा। 8 में से आपने 3 बाहर निकाल दिया, तो बाकी का जो आयतन है वो बचा कितना? 5। यानी सर बाकी का जो आयतन हमारे पास बचेगा वो कितना बचेगा? 5 है। तो इस तरीके से आपके पास 3:5 आएगा।
कितना आएगा, 3:5 आएगा, ध्यान में रखिएगा। कैसे आया सर, गोले का आयतन हमारे पास इतना आया, शंकु का इतना आया, लेकिन हम इसमें से इसको घटाएंगे भी तो सही, जब हमारे पास 5 बचेगा। तो इस तरीके से आप तसल्ली से, ये रहा आपके पास क्वेश्चन और ये रहा आपके पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको क्वेश्चन में नहीं आने वाली। सिर्फ आप गोले की त्रिज्या का फॉर्मूला याद रखो, बाकी तो क्वेश्चन नॉर्मल है। हमने किया क्या है, गोले का आयतन शंकु का आयतन ही तो निकाला है, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना क्वेश्चन के अंदर किया है। आइएगा, तो फिर क्वेश्चन नंबर हम 7 को पढ़ते हैं, आराम से तसल्ली से पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास। एडवर्ड अब्राहम जेवियर एक काम को क्रम से इतने दिन में करते हैं। ये एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे उटपटांग शब्द देता है कि आपको इनको पढ़ने में 2-1 सेकंड खराब हो, आप सीधे इनको ABC भी लिख सकता था वो, यानी हम कह सकते हैं सर एडू। तो ये है आपके पास है एडू, ये किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में। अब्राहम किसी काम को कितने दिन में करेगा सर, 34 दिन में। और जेवियर किसी काम को कितने दिन में करता है सर, 36 दिन में करता है। आपसे कहा कि तीनों मिलकर के काम करना शुरू करते हैं। एडवर्ड 2 दिन के बाद काम छोड़ देता, अब्राहम काम पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम पूरा होने में कुल कितने दिन लगे। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि सर कुछ तो काम छोड़ करके जा रहे हैं और कुछ पहले ही काम छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि कुछ तो कुछ दिनों के बाद काम छोड़ते हैं और कुछ कैंडिडेट काम पूरा होने से पहले छोड़ देते हैं। यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन कैसे बनता है जिसमें ये शब्द हो कि बाद में काम छोड़ देता है और जिसमें ये शब्द हो कि ठीक 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। हमने एक ही क्वेश्चन में समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, सिर्फ कोशिश करता हूँ, देखते हैं आपको कितना समझ में आता है। सर पहली स्टेप क्या है, सर पहली स्टेप ये है कि आप इनका एलसीएम लीजिए। आपको क्या लेना है, इनका एलसीएम यानी लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम कितना आएगा, देखो 6 का भाग तो इसमें चली जाएगा, तो 6 को तो हटा दीजिए, यानी 34 और 36 का एलसीएम कितना आएगा। सर दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 17 बचेगा आपके पास और ये कितना बचेगा 18। अब सारी संख्याएं गुणा होगी, ये 2 गुणा का निशान देखिएगा, 17 कितना हो जाएगा आपके पास सर, 17 136 को 6 हासिल की कितनी लग जाएगी आपके पास है 13, 17 एकम 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा इतना। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है 600 और 12, 600 और 12 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, यानी टोटल जो वर्क है आपके पास है वो 612 है। टोटल वर्क कितना आपके पास है, 612 है। कोई डाउट आपके पास। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। इस 6 का भाग कितनी बार जाएगा सर, 6 का भाग देखिए 6 एकम 6 और 6 दूनी का 12, 102 बार जाएगा। 34 का भाग कितनी बार जाएगा, वो यहाँ से आइडिया करो, देखो ये 34 है आपके पास, तो 34 का भाग कितनी बार जाएगा सर, 34 का भाग जाएगा 18 बार, यानी 34 का आप भाग दे के देख लीजिए कितनी बार जाएगा 18 बार। और 36 का भाग कितनी बार जाएगा 17 बार, कितनी बार जाएगा 17 बार। अब आपको जो समझना है ना इसमें, वो ये चीज़ समझनी है कि जो बाद में शब्द आता है आफ्टर और बिफोर शब्द आता है, उनका अर्थ क्या होता है। इसने कह रखा है कि सर 2 दिन बाद, 2 दिन के बाद एडवर्ड काम छोड़ देता है, तो जो बंदा चला जाता है, जो ये कह रहा है कि मैं तो नौकरी छोड़ के जाऊंगा, क्या आप उसका कुछ कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते ना। तो उसका काम माइनस कर दीजिए और उससे कहिए आप जाइएगा। तो ये जो बंदा था आपके पास है एड्यू, ये 2 दिन काम करता और ये चला जाता है परमानेंटली। तो हम क्या करेंगे, इस एड्यू का 2 दिन का काम निकालेंगे और इससे कहेंगे तो आराम से घर जा, तो आराम से घर जा। इसके आगे हम माइनस लगा देते क्योंकि फिर ये नहीं आने वाला। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर इसका जो काम होगा वो कितना होगा आपके पास है 204, लेकिन आगे किसका निशान आएगा, माइनस का। ओके। और अब्राहम काम पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले छोड़ना चाहता है। अब्राहम जो है ये 3 दिन पहले छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो जो ये कह रहा है कि मैं काम पूरा होने से पहले छोड़ दूंगा, उसको आप रोक सकते हो। उससे ये कहोगे आपकी छुट्टियां कैंसिल हो गई है, पहले ये काम करो फिर आपको छुट्टियां मिलेगी, जैसा कि रेलवे में होता है। ठीक है, रेलवे में ऐसा ही होता है, पहले से अगर आपने रिजर्वेशन करवा लिया है तो बाद में पता चला कि आपकी छुट्टियां कैंसिल हो गई तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा आपका। यानी कि आपने देखा है कि जो रेलवे कर्मचारी जाते हैं उनके पास अक्सर टिकट नहीं होता है, अक्सर उनकी सीट कंफर्म नहीं होती है। उसका यही कारण है कि उनको जो छुट्टियां मिलती है वो अचानक से कभी भी कैंसिल हो सकती है। जैसे मान लीजिए आज से आपने 2 महीने बाद का टिकट बुक कर लिया, टिकट बुक कर लिया तो पता चला कि सीट कंफर्म हो गई और 2 महीने बाद आपको छुट्टी ही नहीं मिली, तो बताओ कि आप कैसे अपना जो पास मिलता है रेलवे से उसको आप कैसे बर्बाद करोगे।
नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको पता है कि आजकल वेटिंग इतनी चलती है, 15-20 दिन पहले अगर आप कोई सी भी ट्रेन का देखोगे तो सीटें फुल मिलती है। यही कारण है कि रेलवे कर्मचारी मजबूर होकर के और एक दूसरे से हेल्प मांग करके फिर जाते हैं कि यार चलो मुझे वहां तक बिठा लो, मुझे वहां तक बिठा लो, क्योंकि उनकी छुट्टियां कन्फर्म नहीं होती है। ठीक है ना, ये कारण है। तो इसी तरीके का एक अब्राहम है, वो ये कहता है मैं 3 दिन पहले चले जाता हूँ, तो रेलवे ने एक काम किया, इसकी छुट्टी कैंसिल कर दी और उससे ये कहा बेटा तू यहीं रुक, पूरा अपना काम करके जा। तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा ये सर? 54 काम कर लेगा। तो इसको तो आपने रोक लिया, तो प्लस कर दो इसके काम को बस। अब ये पहले चला गया था, कुछ नहीं बचा, ये दोनों मिलकर के अब शेष काम को करेंगे। तो दोनों की एफिशिएंसी अगर हम बात करें तो कितनी है सर? दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास है 15 है, यानी ए प्लस जे की हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो देखिए ये कितना हो जाएगी? 35 हो जाएगी। इस 35 एफिशिएंसी से कितना काम करवाना है? इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दीजिए आप, तो कितना आएगा बताओ सर? ये हो जाएगा हमारे पास है 600 और सर 600 और हो रहा है हमारे पास है कितना? 667 हमारे पास हो रहा है। 667 में से आप 204 घटा दीजिए। कितना घटा दीजिए? 204। तो आपके पास कितना आएगा सर? हमारे पास है 462 आएगा। कितना आएगा आपके पास है? 400। कितना आएगा आपके पास? 62 आएगा। अब बताइए इनका समय निकालना है आपको, तो समय बराबर क्या हो जाएगा सर? समय बराबर हो जाएगा, इसका भाग इसमें दे दीजिए। 462 में आप जैसे ही 35 का भाग देते हो तो 35 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितना बचेगा आपके पास है? 11 बचेगा, 112 हो जाएगा। 35 का भाग कितनी बार जाएगा आपके पास है? 13 बार जाएगा, फिर दशमलव लगेगा। देखो सर एक ही ऑप्शन में है 13, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। शायद मैं आपको ये बात समझाने में महसूस कर सकता हूँ कि ये बात समझाने में सक्षम हूँ कि मैंने आपको क्यों किसका काम घटाया और किसका काम क्यों जोड़ा है। जो आदमी चला जाता है उसका आप कुछ नहीं कर सकते, उसका काम माइनस कर दीजिए। लेकिन जो आदमी ये कहता है कि मैं पहले ही छोड़ के जाऊंगा, कैसे जाएगा तू? काम करके जाओ तो उसका काम प्लस कर दो बस। फिर ये चला गया था इसलिए हमने इसकी एफिशिएंसी को छेड़ा भी नहीं 102 को, बल्कि हमने इन दोनों से कहा कि रुको काम करो, इसलिए हमने 18 और 17 को जोड़ के 35 किया है। अब बताओ क्या किसी भी तरह की कोई समस्या आई है आपको? अगर नहीं आई तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन लिए हैं आपको समझाने के लिए। आइएगा अगला क्वेश्चन फिर हम सॉल्व करते हैं 8 नंबर का। क्या है आपके पास? एक कस्बे की जनसंख्या वर्ष 2015 में 10% बढ़ती है, 2016 में 15% घटती है। यदि वर्ष 2016 के अंत में कस्बे की जनसंख्या इतनी है तो वर्ष 2015 के प्रारंभ में कस्बे की जनसंख्या कितनी है? बहुत इजीली तरीके से आप इसको बना लीजिए। आपको पता है कि सर 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी आपके पास है? वृद्धि हो रही है तो प्लस का 1/10। क्लियर है? फिर हमको जमाने का काम रहेगा। फिर आगे कितनी है? 15%। लेकिन सर 15% की कमी है, तो पहले 15% लिखो। सर अगर हम बात करें तो माइनस का निशान, 15% की भिन्न कितनी बनती है आपके पास है? 3/20। कितनी बनेगी आपके पास है? 3/20 बनेगी। अब क्वेश्चन कैसे जमता है सर? 10 से जनसंख्या 11 हो गई, 20 से जनसंख्या कितनी रह गई? 17 रह गई। 20 से कितनी रह गई? 17। इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा आपके पास है? 200। इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा? 17 एकम 17 हासिल किया, 17 और 1 कितना हो जाएगा? 18। तो आपको क्या पूछा है सर? हमसे पूछा कि वर्ष 2015 के प्रारंभ में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, मतलब आपसे इसका मान पूछा है और आपको इसका मान दिया है, इसका मान आपको दिया है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, दी गई राशि बट्टे में यूनिट, और जिसका मान निकालते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सर ये हो जाएगा आपके पास। अच्छा ये तो इजी हो गया ना आपके पास, देखो क्योंकि 187 से 187 कट जाएगा और गुणा किससे करना है? इससे। तो सर ये सीधे कट गया, तो कितना हो गया आपके पास है? ए ऑप्शन, 2 लाख आ जाएगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन इजी हो गई आपके पास इसमें। आइएगा अगला क्वेश्चन फिर से लीजिए, पाइप और टंकी का है। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। एक तीसरा पाइप सी से 60 मिनट में खाली करता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल के 10 मिनट के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आओगे, ध्यान में रखिएगा। कल अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आप तरीके से बनाओ, बस कुछ नहीं करना आपको। सर ए का समय कितना दे रखा है आपको? 20 मिनट दे रखा है। बी का समय कितना दे रखा है आपको? 30 मिनट दे रखा है। और सी जो कि खाली करेगा, यानी ये भरेगा, ये भरेगा, लेकिन ये बेटा खाली करेगा। और इसका समय कितना आपके पास? 60 मिनट है। पहली स्टेप आप एलसीएम लेके और टोटल वर्क निकालो, 60 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं है समझाने की आपको। इसका 3 बार जाएगा भाग, इसका 2 बार जाएगा, इसका 1 बार जाएगा, इसके आगे माइनस लिख दो आप।
इसके आगे क्या लिख दो, माइनस। ऐसे क्वेश्चन जब भी बनाते हो ना, कभी भी आप इस लाइन पे गौर मत करिएगा। किस लाइन पर? कि सर एक पाइप सी इतना, इस लाइन पर कि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो आप क्या करते हो, ज्यादातर तीनों का वर्क निकालते हो पहले और फिर उसमें से घटाते हो। देखो इस लाइन से भी मैं आपको बता देता हूं करना कि आप कैसे बनाते हो। सर तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, 10 मिनट के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। मतलब 10 मिनट तक तो तीनों ने काम किया, तो 10 मिनट तक तीनों कितना काम करेंगे? सर 10 मिनट तक तीनों, देखो हम इनकी एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो 4 एफिशिएंसी आएगी। कैसे आएगी? इन दोनों की जुड़ेगी, लेकिन ये खाली करेगा तो घट जाएगी। यानी सर 10 इन की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4 आएगी आपके पास। और 4 एफिशिएंसी से उन्होंने 10 मिनट तक काम किया, तो सर हम इसमें से 40 काम घटाएंगे तो हमारे पास काम कितना बचेगा? 20 काम। अब इस 20 काम को कौन करेगा? इस 20 काम को, ये तो चला गया, इसको बंद कर दिया, ये दोनों मिलके करेंगे, यानी कि सर 5 एफिशिएंसी से करेंगे। तो कितने मिनट लगेंगे इनको? 4 मिनट। कितने मिनट लगेंगे इनको? 4 मिनट। तो अब देखिए 4 मिनट तो इनको यहाँ लग गए और 10 मिनट इनको पहले लग गए, तो 4 और 10 कितने हो गए आपके पास? है 14 मिनट आपका राइट आंसर है। ऐसे आता है अगर आप इस लाइन से भी क्वेश्चन को बनाना चाहते हो तो। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एक काम करो, इस लाइन से क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत बनाया करो, बल्कि आपको बनाना कैसे आप समझना। आप दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका बहुत बेस्ट है, उससे सीधे आंसर आ जाता है, ये जोड़ना नहीं पड़ता है आपको कुछ भी, और उसमें कुल समय आता है। देखिए ये क्वेश्चन आपने जमा लिया, आप सिर्फ और सिर्फ इसमें से जो चला गया ना उसका काम घटाओ, ओनली 4। यानी सर ये जो सी है ना, ये एक दिन में एक मिनट में 1 यूनिट टंकी खाली करता है, और इसने 10 मिनट तक वर्क किया, तो हम ये कह सकते हैं कि सर इसने ये जो खाली किया है ना, यानी 10 मिनट के बाद सी को बंद कर दिया गया, इसने जो खाली किया है वो कितना खाली किया है? सर ये खाली करके गया 10 यूनिट, तो 10 यूनिट को भी उनको भरना पड़ेगा, तो 10 यूनिट आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो कितने यूनिट हो गए आपके पास? सर हमारे पास है 70 यूनिट वर्क हो गया। अब इस 70 यूनिट को कौन भरेगा? इस टंकी को कौन भरेंगे? सर ए और बी मिलकर के भरेंगे, तो ए और बी भरेंगे। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? सर ए और बी की एफिशिएंसी आपके पास है 5 है। इस 5 से इनको इतना यूनिट भरना है, तो 5 का हम जैसे ही भाग देंगे तो हमारे पास है 14 मिनट आ जाएंगे। करेक्ट आंसर है आपके पास है कितना? जो कि आपके पास है ए ऑप्शन में। ऐसे आप डायरेक्ट कर लो। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर आप बताइए ना 10 मिनट के बाद सी को बंद कर दिया गया, तो 10 मिनट का आप इसमें से काम घटाओ। अरे काम घटाओगे क्यों? अगर क्वेश्चन ये होता कि सी 10 मिनट काम करता और चला जाता है तो आप घटाते, लेकिन यह अपोजिट हो रहा है, वो काम करने की बजाय काम बढ़ा रहा है। काम करने की बजाय ये कह रहा है कि और ज्यादा काम फैलाऊंगा मैं। अरे भाई अगर ये खाली करेगा तो एक तरीके से काम फैला के ही जा रहा है। मतलब जो पहले काम 60 यूनिट था ना, कि 60 यूनिट तो पूरी टंकी भरनी थी, कब? जब उसमें से कोई खाली करने वाला नल नहीं स्टार्ट है, लेकिन एक नल ऐसा है जो खाली भी कर रहा है, तो इसलिए 10 यूनिट काम बढ़ा के जा रहा है, तो ये आपने प्लस कर दिया। ऐसे करना है क्वेश्चन को, और नहीं तो दूसरा तरीका अभी मैंने आपको समझाई दिया, उससे कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी काफी ट्रेंडिंग में रहा है यार इस बार, क्वेश्चन नंबर 10 वाला। क्या क्वेश्चन है आपके पास? जूम कर ले आराम से, क्योंकि क्वेश्चन बचा ही क्या है हमारे पास, क्वेश्चन तो यही हो जाएगा आपका सोल्व। दो नल एक टंकी को क्रम से 4 घंटे और 19 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल इसे 19 घंटे में खाली कर सकता है। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, एक 19 घंटे में भरता है, एक 19 घंटे में खाली करता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक भर रहा और एक खाली कर रहा, वो जितना भर रहा उतना ही खाली कर रहा है, तो इसका तो कोई रोल, कोई भूमिका है ही नहीं है। फिर आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ इससे आएगा कि एक नल उसे 4 घंटे में भर सकता है, पूरी टंकी। पूरी टंकी का मतलब पूरा काम एक हम काउंट करते हैं, पूरी टंकी को वह 4 घंटे में भरेगा। यदि सभी नल एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी का 1/4 हिस्सा, यानी कि आप ये बताइए पूरी टंकी का मतलब कितना होता है? एक टंकी को भरने में इसको कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। तो इसने पूछा कि 1/4 भरने में इसको कितने घंटे लगेंगे। बस अगर आपको x का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4 इंटू 1/4। 4 से 4 कटेगा, तो हम ये कह सकते हैं सर 1 घंटे आपका करेक्ट आंसर है, इतना आएगा। भाई 4 यूनिट 4 घंटे में 4 टंकी भर रहा है, तो 1/4 में 1 घंटा लगेगा इसको। आइएगा, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को समझिएगा आप। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? तीन संख्या इतने का अनुपात में है, उनका एलसीएम इतना है, तो उनका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ हम किसे कहते हैं? सर एचसीएफ अगर हम इनका निकालें ना, तीन संख्या पहली बात तो एलसीएम है, तो इनके साथ एक्स मानना पड़ेगा, और ये सभी संख्याएं जितनी भी है सब मल्टीप्लाई होंगी, क्योंकि सबके सब अभाज्य संख्या है,
सबके सब क्या है आपके पास है, अभाज्य संख्या है, इसलिए तो हम ये कह सकते हैं सर तीन संख्या इतनी है, इनका आपको HCF निकालना है और इनका एलसीएम कितना दे रखा है, हमको एलसीएम इतना दे रखा है। तो पहली बात तो संख्या पहली को आप इतना सबके साथ x मानो आप, और ये रहा आपके पास x। आपको करना क्या है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके पास ये तीन संख्याएं, इन तीनों संख्याओं का एक तो निकाल के बताओ मुझे आप HCF, और एक निकाल के बताओ आप मुझे इनका एलसीएम, बस ये निकाल के बताओ। सर अगर हम इनके HCF की बात करें तो x आएगा, या तो आप ऐसे कर लो, कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं ऐसे नहीं करना चाहता हूं, तो फिर उसका तरीका ये है, आप ऐसे करो कि सर हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्या के अंदर HCF मौजूद जरूर होता है, यानी कि एक संख्या 17 है और दूसरी संख्या आपके पास है 13 है और तीसरी संख्या आपके पास 8 है, और हम जानते हैं प्रत्येक संख्या के अंदर HCF मौजूद होता है, और ये सभी संख्याएं आपके पास है अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम आता है वो उनका गुणनफल आता है। तो ये आपके पास इनका एलसीएम है, जिसका मान कितना दे रखा है आपको, जिसका मान आपको दे रखा है 70-72। कितना दे रखा है, 70-72। तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। आप इनको काट पीट के आराम से काट लीजिएगा सीधे, क्योंकि इनका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, सबका गुणा आएगा। चाहे तो 17 से सीधे भी आप काट सकते हो, चाहे आप इनको गुणा कर लो, आपकी जैसे मर्जी है वैसे कर लो। देखो कैसे करेंगे बताओ, आप किससे किसको गुणा करना चाहते हो आप। सर हम एक काम करते हैं, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि फिर कट जाएगा। सर 17×3 = 51 हो जाएगा आपके पास है, 17×3 = 51 हासिल की 5, 17 एकम 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास है 22। गुणा किससे करोगे आप, 8 से। जैसे ही हम 8 से गुणा करेंगे तो 8, 8 दूनी का 16, 16 और 1 17, 1768 है। और गुणा क्या है आपके पास है, गुणा सर हमारे पास है HCF है, गुणा में क्या है आपके पास है HCF है, और इसका मान कितना है आपके पास सर, हमारे पास इसका मान इतना है। ये तो कन्फर्म है कि 1700 से ये कितनी बार कटेगा, लगभग लगभग। देखो सर एक डिजिट में आंसर है तो हम यूनिट डिजिट से मैच कर सकते हैं। 8 को आप किससे गुणा करोगे, लास्ट में 2 आए, सर 8 को हम सिर्फ 4 से ही गुणा कर सकते हैं। और वैसे भी देखो 17 चौको कितना हो रहा है, 68 हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं सीधा आंसर हमारा वो आ गया। हमने क्या किया, अब आप इस स्टेप को मिटा दो। सर इनका गुणनफल ये रहा, HCF ये रहा और ये रहा, इससे हमारे पास ये 4 बार कट जाएगा और यही आपका आंसर होगा। मैं ये आपको कैसे समझाना चाह रहा था, इन सभी संख्याओं का HCF कितना आएगा, x आएगा। लेकिन अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम का मतलब है कि सर इन सबका गुणनफल, तो इन सबका गुणनफल कितना आएगा आपके पास, सर 1768 आएगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि इनका जो एलसीएम आएगा वो 1768 x आएगा। आप x3 मत कर देना, x3 मत कर देना, क्योंकि हम क्या करते हैं अक्सर ये सोचते हैं इसके साथ x है, इसके साथ x है, इसके साथ x है, तो x3 कर देते हैं। बल्कि x3 हम कब करते हैं, जब क्वेश्चन ये आता है कि इन तीनों संख्याओं का गुणनफल आपके पास है 1772 है। अगर वह गुणनफल की बात कहता है तो इनका गुणनफल आपके पास 1768 x3 होगा, लेकिन गुणनफल इनका ये होगा। लेकिन मैंने जो आपको समझाया ये एलसीएम ये होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं सर एलसीएम किसके बराबर है, सर 1768 x का जो मान है ना आपके पास वो इसने के बराबर है। तो फिर x का मान कैसे आएगा, कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो x का मान आपके पास 4 है, तो x का मान 4 है, तो 4 आंसर ऐसे आया। ठीक है ना, चलिएगा आइएगा एक और क्वेश्चन से हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये इजी सा क्वेश्चन है, अगर आपको एक फॉर्मूला याद है ना तो बहुत इजीली तरीके से कर दोगे। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि ये फॉर्मूला तो आपको याद परमानेंट ही होना चाहिए, 100% मोस्ट फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है आपके पास है, सर जो मार्केट प्राइस होता है, जो आपके पास है अंकित मूल्य होता है, जो आपके पास है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, सर अंकित मूल्य बराबर होता है आपके पास है CP × 100 प्लस लाभ, और ये हो जाएगा आपके पास है सर 100 माइनस डिस्काउंट। मैं तो इसको ऐसे याद करता हूँ, पर आप ऐसे याद कर लीजिए। सर मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो रिलेशन होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है आपके पास है 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ, और ये क्या होता है आपके पास है सर 100 माइनस डिस्काउंट। अगर हानि है तो ये माइनस हानि होगा, ध्यान रखिए, इसको आप जरूर से याद रखिएगा। चाहे आप इस फॉर्मेट में याद रखें, चाहे आप उस फॉर्मेट में याद रखो, कोई भी क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं सर यहाँ अगर बात करें 100 प्लस लाभ, लाभ कितना आपके पास है 169 है, तो 169, 100 माइनस डिस्काउंट कितना आपके पास है 65 है, 35 कट जाएगा 100 में से।
आप 13 से काटोगे 13 बार और 13 से काटोगे तो कितनी बार, 5 बार। आप ये बताइए क्रय मूल्य कितना आपके पास है, 5 है, अंकित मूल्य कितना, 13 है। आप बताइए 5 से कितना ज़्यादा है, 5 से सर 8 ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इसे परसेंटेज में बताओ। किस में बताओ, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कैसे बताओगे, परसेंटेज में ऐसे बताएंगे सर 8 और बटे में 5 और गुणा किससे करेंगे हम, 100 से। गुणा किससे करेंगे, 100 से। कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो कितना आएगा आपके पास, 160%। किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। दिख रहा था क्या वहां तक, चलो दिख रहा था, कोई बात नहीं। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था। आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हो, आप मान लीजिए आप कहना चाहते हो कि सर मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप एक काम करिए, इसको ऐसे मत बनाइएगा। मैंने ये कहा था ना, आप एक फॉर्मूले का इसमें यूज कर सकते हो, दी गई राशि बट्टे यूनिट जिसका मान निकालना उससे गुणा करना है। तो क्वेश्चन आपका ये है कि सर जब वह 35% की छूट पे बेचता है यदि उसे 59% का लाभ होता है तो एक्स का मान बताइएगा। हम ऐसे करेंगे, सर वह जब 35% की छूट देता है तो वस्तु कितने में देता है, 65% पे। आप ये बताइएगा, अगर कोई बंदा 35% का डिस्काउंट दे रहा तो उसने वस्तु कितने में बेची, 35 में। क्या हो रहा है यार, सॉरी। आपको ऐसे समझना है कि कोई बंदा 35% का डिस्काउंट देता है, अगर 35% का डिस्काउंट देता है तो वह वस्तु कितने में बेच रहा है, 65 में। जब वह वस्तु 65 में बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है 169 का। तो अब उसको लाभ कितना हो रहा है, 169% का। यानी 65% इसके बराबर है, तो पूरा 100% किसके बराबर होगा, बस आंसर आ जाएगा। 100 से ऊपर आया, 100 से जितना भी ऊपर आएगा उतनी वस्तु बढ़ेगी। तो सर 13 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा आपके पास है, 13 बार। और ये कितनी बार, 5 बार। 5 से कितनी बार, 20 बार। तो हम ये कह सकते हैं सर 260 आएगा, या फिर इसका मतलब कितना होता है, 100 से कितना ज़्यादा है, 160% ज़्यादा है। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि नहीं सर मैं ऐसे नहीं समझना चाहता, तो कोई बात नहीं, एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जब वह 35% का डिस्काउंट देता है तो 65% रहा। 65% का मान कितना आपके पास है सर, 65% का मान इतना है, तो पूरे 100% का मान कितना होगा। आप इससे सॉल्व करिए, क्वेश्चन वाचक चिन्ह का जो मान आएगा वो 260% आएगा। तो ये 60 से कितने, 100 से कितना ज़्यादा है सर, ये हमारे पास है 160% ज़्यादा। बस यही आपका आंसर। दोनों तरीके, तीनों तरीके मैंने समझाने की कोशिश करी है, और आप खुद से क्वेश्चन को पढ़े और फिर इसमें आप खुद से रखने की कोशिश करो, आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर x रुपए अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 14% की छूट देता है। वह छूट के बाद 52% का बेट लगाकर वस्तु को इतने बेचता है, x का मान कितना है। कुछ नहीं करना है, सीरीज मेथड लगा लीजिएगा। सीरीज मेथड कैसे लगा दीजिए, सर हमको x का मान पूछा है, कोई वस्तु है आपके पास है, इतने रुपए उस पर लिखे हुए हैं। फिर वो ये कह रहा है कि मैं आपको सबसे पहले डिस्काउंट देता हूँ 54% का। 54% का आपको डिस्काउंट देता है तो वस्तु कितने में बेचता है, 46 में। तो 46 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 100। भाई ये आपके पास है वस्तु है, पहले डिस्काउंट कितना आपके पास है 54, तो 46 बटे 100। आगे वो क्या करता है, पहले डिस्काउंट देता है और फिर लाभ कमाता है, उसका जमीर जागता है। फिर वो 52% का बेट लगा देता है, यानी कि एक तरीके से ये टैक्स लगा देता है 52% का। पहले उसने मूल्य घटा दिया, फिर उसको लगा नहीं यार मुझे तो घाटा हो जाएगा, तो उसने 52% बढ़ा दिया, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है 152, और बट्टे में कितना हो जाएगा आपके पास है 100। तो फाइनली इसका मान कितना आपके पास है 437 है। आप क्वेश्चन को बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। किससे किसको काटना चाहोगे, आराम से काटो आप। सर 2 से काटेंगे तो ये हमारे पास 23 बार कटेगा, 2 से काटेंगे हमारे पास 50 बार कटेगा। आप एक काम करिएगा, इसको किससे काटना चाहोगे, सर हम इसको 4 से काट लेते हैं। 4 से अगर हम इसको काटते हैं तो 4 से क्या 8 से भी कट रहा है सर, चलो 4 से काटेंगे। 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 आपके पास है, कितना बच जाएगा आपके पास है 3। तो 4 से कितनी बार कटेगा, 8 बार, और 4 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। फिर से काटो, 2 से कितनी बार, 19 बार, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा। अगर आप 19 को 23 से गुणा करते हो तो 437 आता है, तो एक बार कटेगा। तो इस तरीके से सर हमारे पास x का मान कितना आएगा, 25 इंटू 25, 625। किस ऑप्शन में आपके पास है 625, आपके पास है ए ऑप्शन में। इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टाइम हमको इसमें ख़राब नहीं करना था। आइएगा एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि 88 फोन बेचने के बाद एक दुकानदार को 8 फोनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, उसका हानि का परसेंट बताइए। ऐसे जो क्वेश्चन है ना वो इस लैंग्वेज पर डिपेंड करते हैं कि इसने कहा कि 8 फोनों के विक्रय मूल्य के बराबर,
किसके बराबर सर? विक्रय मूल्य के बराबर। इसको ध्यान रखिए। तो आपको इसमें क्या करना है, प्रत्येक फोन का विक्रय मूल्य 1 मानना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है, माना प्रत्येक फोन का जो एसपी है ना वो आपके पास है 1 रुपये है। प्रत्येक फोन का एसपी कितना आपके पास है? 1 रुपये। अगर प्रत्येक फोन का एसपी आपके पास 1 रुपये है तो आपके पास कितने फोन है? 88 फोन है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर? यहाँ से अगर हम कुल क्रय मूल्य निकालें, कुल क्या निकाले? क्रय मूल्य, तो कितना हो जाएगा हमारे पास सर? कुल क्रय मूल्य हमारे पास 88 हो जाएगा। भाई कुल क्रय मूल्य आपके पास 88 होगा, नहीं होगा? 88 फोन बेचा तो 88 खरीदे भी होंगे आपने। ओके, एक मिनट, सॉरी। आप यहाँ से सीधे ये क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हो। विक्रय मूल्य 1 रुपये का 1 माना है ना आपने, तो आप यहाँ से निकालोगे टोटल विक्रय मूल्य। आप टोटल क्या निकालोगे सर? टोटल एसपी निकालेंगे। टोटल एसपी कितना आएगा आपके पास? 88। अब प्रॉफिट के कैसे निकालोगे? लाभ कैसे निकालोगे सर? लाभ की अगर हम बात करें, लाभ नहीं है इसमें, हानि है। इसमें क्या है आपके पास? हानि। और हानि कैसे निकालोगे? 8 फोनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी सर हम ये कह सकते हैं हानि कितनी है आपके पास? 8 की है। तो अब मुझे आप क्या यहाँ से सीपी नहीं बता सकते कि सीपी कितनी है आपके पास? भाई कॉस्ट प्राइस कितना है निकाल सकते हो ना? बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे? आप ये बताइए, आपने 88 फोन बेचे, 8 रुपये का आपको हो गया घाटा। 8 रुपये का क्या हो गया आपको? घाटा। तो आपने कितने में खरीदे होंगे? वो कितने में खरीदे होंगे? 88 फोन कितने में खरीदे होंगे सर? 88 ये विक्रय मूल्य और ये हानि है, तो ये दोनों जुड़ेंगे, यानी सर हमारे पास ये 96 आएगा। जब आपके पास हानि है और आपके पास क्रय मूल्य है, तो क्या आपको ये बात पता है कि नहीं है कि सर लाभ हानि की कैलकुलेशन हम हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं? पता है ना ये बात? तो बताइए कैसे करेंगे? 8/96 इंटू 100, यानी सर हमको कुछ नहीं करना है, परसेंट में लॉस निकालना है। परसेंट में क्या निकालना है? लॉस। कैसे आएगा? 8/96 और गुणा किससे करोगे आप? 100 से। 8 से कितनी बार कटेगा आपके पास है सर? 8 से कट जाएगा आपके पास है कितनी बार? 12 बार। तो 1/12 कितना होता है आपके पास? 12 से 1/2% किस ऑप्शन में आपके पास है? इस ऑप्शन में। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है। आप आराम से तसल्ली से पढ़ो क्वेश्चन को, फिर देखो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा आप। और अगला क्वेश्चन है आपके पास है 15 नंबर का। क्या क्वेश्चन है? आराम से पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन इजी है आपके पास है, कुछ नहीं करना। दिख रहा है क्या क्वेश्चन पूरा? देखिए सर, हमको x का मान दिया हुआ है 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस और अनंत तक है। y का मान है 30 माइनस 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 अनंत तक है। कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए ये इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें प्लस का निशान भी आता है और एक बार माइनस का भी आता है, तो ऐसे क्वेश्चन का अर्थ ये होता है कि सर जैसे मान लीजिए आपके पास अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर कितना आपके पास है? 12 है, प्लस माइनस का निशान। अंडर रूट के अंदर क्या है आपके पास है? 12 है, प्लस माइनस का निशान। अंडर रूट के अंदर क्या है आपके पास है सर? वही आपके पास 12 है। और ये कहाँ तक है? इन्फिनिटी, अनंत तक है। तो ऐसे क्वेश्चन में करना कुछ नहीं होता है। आपको ये जो संख्या दिखाई दे रही है ना आपके पास है, जैसे ये 12 है, तो ये जो 12 आपको दिखाई दे रहा है, इस 12 के 2 लगातार फैक्टर करोगे आप, तो आप ये कहोगे सर 3 और 4 हो गया। आप ये कहोगे सर 6 इंटू 2 भी तो होता है। बल्कि आपको क्रमागत लेने हैं, फैक्टर ऐसे लेने हैं जिनका में से एक आना चाहिए। जिनका में से कितना आना चाहिए आपके पास है? एक आना चाहिए। ऐसे आपको फैक्टर लेने हैं। जब ऐसे फैक्टर लेने हैं तो जो छोटा वाला फैक्टर होगा, अगर ये माइनस का निशान है तो इसका आंसर रहेगा आपके पास छोटा वाला। और अगर मान लीजिए प्लस के निशान का क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये रहेगा। एक बार फिर सुनिए, अगर ये 12 माइनस 12 माइनस सब जगह माइनस है तो आंसर इसका छोटा वाला फैक्टर आंसर रहेगा। अगर क्वेश्चन प्लस का है तो इसका बड़ा वाला फैक्टर इसका आंसर रहेगा, जैसे हम यहाँ से समझते हैं। आप ये बताइएगा संख्या कितनी है आपके पास? 30 है। 30 को आप क्या लिख सकते हैं सर? हम 5 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें x के मान की, तो x का मान कितना रहेगा? ये प्लस का निशान है तो x का मान 6 रहेगा। अगर हम बात करें y के मान की, तो यहाँ पर सब जगह माइनस के निशान है और माइनस के निशान में छोटा वाला फैक्टर आंसर होता है। तो छोटा वाला फैक्टर कितना आपके पास है? 5 है। x का और y का दोनों का मान है। क्वेश्चन ये चाहता है कि इनके गुणनफल को 7 को भाग से लगाओ। 7 से भाग लगाओ, यानी एक्स वाई का जो गुणनफल है उसको 7 से भाग लगाओगे। 30 में अगर आप 7 का भाग लगाते हो तो शेषफल कितना आएगा आपके पास सर? शेषफल हमारे पास है 2 आएगा और यही आपका आंसर है। ठीक है ना? आइएगा अगला क्वेश्चन करिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संख्याओं का वह युग्म जो एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य यानी रिलेटिवली प्राइम है? क्या कह रहा है आपसे?
सर हमसे कह रहा है कि रिलेटिवली प्राइम है, इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि जिनका में से एक हो वह आपको पता करना है। इसका अर्थ क्या होता है सर, कभी भी अगर आपसे पूछे कि सापेक्षित अविभाज्य है, इसका मतलब यह है कि आपको वे संख्या ढूंढनी है जिनका में से एक हो, जिनका में से कितना हो आपके पास से एक हो। तो आप ये देखिए इनका में से कितना आएगा सर, इनका तो 13 आएगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। इसका कितना आएगा आपके पास सर, इसका 17 आएगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। इसका भी 17 आएगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता। तो हम ये कह सकते हैं सर ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा, क्योंकि 52 और 153 है, तो इसका में से एक आएगा। ये था इस क्वेश्चन का अर्थ। 7 संख्या को औसत 23 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाए तो नया औसत कितना होगा। ये मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं, जब औसत मैंने आपको पढ़ाया था कि जो परिवर्तन हम प्रत्येक संख्या में करते हैं, देखो फिर से सुनो, जो परिवर्तन हम प्रत्येक संख्या में करते हैं वही परिवर्तन हम उनके औसत में भी करते हैं। नोट डाल के लिख लेना। तो हमने क्या किया सर, प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि करी, तो औसत में हम 4 की वृद्धि करेंगे तो 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 27। अब ये क्वेश्चन ये कहता कि प्रत्येक संख्या को हम 4 से गुणा करते हैं, तो आप इसको गुणा करते। अगर ये कहता कि 4 घटाते तो आप घटाते। आइए देखो, ये कहता प्रत्येक संख्या में, मतलब मैं आपसे कह रहा हूं प्रत्येक संख्या में जो भी परिवर्तन करोगे आप, गुणा भाग जोड़ बाकी वर्गमूल घनमूल कुछ भी करो, वो प्रत्येक परिवर्तन हमको औसत में भी करना होता है। वो प्रत्येक परिवर्तन किसमें करना होता है, औसत में भी करना होता है। आपसे क्या पूछा है कि सर आपको चतुर्थानुपाती बताना है, तो चतुर्थानुपाती हम कैसे निकालते हैं सर, हम पहली संख्या का भाग देते हैं, किसमें भाग देते हैं, दूसरी बाकी संख्याओं को गुणा करके, बस ऐसे निकालते हैं हम चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं हम, पहली से देखो एक बार समझ लो, अगर आपको चतुर्थानुपाती निकालना है तो हम पहली संख्या का भाग देंगे किसमें, दूसरी में और तीसरी में। अगर आपको तृतीय अनुपाती निकालना है तो हम पहली संख्या का भाग देंगे किसमें, दूसरी संख्या को 2 बार रिपीट करके। और अगर आपको मध्यानुपाती निकालना है, आपको क्या निकालना है, मध्यानुपाती, तो हम कैसे निकालेंगे सर, अंडर रूट का निशान और a गुणा b करेंगे। ये तीनों फॉर्मूले आप जरूर से याद करके जाइएगा, इनके बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ नहीं है, ये तो आंसर रह जाएगा आपका। 37 से कितनी बार कटेगा आपके पास सर, ये 2 बार 24 बार, तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास है 600। किस ऑप्शन में आपके पास है, डी ऑप्शन में। ये ए और बी है, ध्यान रखिए, ये मैंने ए और बी लिखा है, ये ए है और ये क्या है आपके पास हम बी है। 7 संख्याओं की 7 अंकों की एक संख्या है, 24 से विभाज्य, तो ए प्लस बी का आपसे ये पूछा कि आपको अधिकतम मान बताना कितना होगा। आप ये बताइएगा 24 का मतलब क्या है, 24 के आप 2 फैक्टर करो, 24 के 2 फैक्टर ऐसे करो जिनका में से एक होना चाहिए। तो सर ऐसे फैक्टर एक तो 3 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। भाई कोई भी संख्या जैसे बड़ी संख्या है, आपको उनके भाजकता का नियम चेक करना, तो हमको क्या करना होता है, उस बड़ी संख्या के ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिनका में से एक हो, जिनका में से कितना होना चाहिए आपके पास है, एक होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर 24 के 8 और 3 हो गया। अब पहले हम किसका नियम चेक करेंगे, जो पीछे वाले अंकों में लगता होगा। तो 8 के भाजकता का नियम ये होता है कि सर लास्ट के 3 अंकों में भाग जाना चाहिए। तो लास्ट के 3 अंक आपके पास ये दिखाई दे रहे हैं, तो लास्ट के 3 अंक अगर आपके पास ये दिखाई दे रहा है, तो ये तीसरा अंक अधिकतम क्या आ सकता है सर, अगर हम तीसरे अंक को 9 रख करके देखते हैं, तो क्या 16 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, इसका मतलब ये वाला अंक तो नहीं आएगा। अब फिर इसके बाद कौन सा रख के देखो, 8 रख के देखो, क्या भाग चला गया सर, बिल्कुल भाग चला गया, हमने 8 रखा तो, क्योंकि 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 21 बार। तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि सर बी का मान तो आपके पास 8 आएगा। अब ए का मान कितना आएगा, ए का मान आएगा 3 के भाजकता के नियम से। 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है, अंकों के योग में भाग चला गया तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा, या थोड़ा बहुत कट्टम कट्टी खेलिएगा। देखिए सर 3 के भाजकता की अगर हम बात करें तो इसमें 3 का भाग जा रहा है, 9 में जा रहा है आपके पास भाग, ये 8 खुद काउंट होगा, 8 और 1 9 भाग जा रहा है, 6 में भाग जा रहा है। इसका मतलब सर इसकी जगह अधिकतम आप 9 रख सकते हो और इसकी जगह अधिकतम कितना रख सकते हो, 8। क्वेश्चन ये कह रहा है दोनों का योग बताओ, तो आंसर कितना आएगा, फिर 17 आएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है, बी ऑप्शन में आइएगा। ये क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात इतना है, जबकि उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात इतना है। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्रफल बराबर है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है। वैसे ये क्वेश्चन क्या बहुत इजी बनता है, लेकिन इस बार इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बना करके दिया है इसने, जानबूझ करके। डिफिकल्ट कैसे बना के दिया है, अगर मान लो ये वाला रेशियो आपके पास सिंपल होता ना, तो फिर बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता, लेकिन ये वाला रेशियो इसने क्या दिया, ऐसे दिया कि आप इसे बांट नहीं सकते। देखिए मैं फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास एक पृथ्वी है,
इसके आप दो पार्ट कर दीजिए, पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, क्योंकि ये दो भागों में बांटेगा, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। क्वेश्चन ये कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि का जल के साथ में जो अनुपात है वो कितना आपके पास है, 1:3 है। यानी संपूर्ण पृथ्वी की अगर हम बात करें तो सर संपूर्ण पृथ्वी पर, इस संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि का जल से, यानी हम ये कह सकते हैं सर अर्थ का वाटर से, अर्थ का वाटर से जो रेशियो है ना वो आपके पास है, एक रेशियो कितना आपके पास है, 3 है। और उत्तरी गोलार्ध में हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास है उत्तरी गोलार्ध है, ये क्या है हमारे पास है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में यह 2:5 है, किस चीज का, अर्थ और वाटर का जो रेशियो है ना आपके पास है वो 2 कितना है, 5 है। तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध है आपके पास है, आपसे ये पूछे कि आप ये बताओ कि इस दक्षिणी गोलार्ध में अर्थ और वाटर का रेशियो बताइए कितना होगा। इस दक्षिणी गोलार्ध में अर्थ और वाटर का आपसे रेशियो पूछा है। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन इजी होता ना, और ये भी कहा है कि देखो एक और लाइन दे रखी है कहीं ना कहीं कि ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया दोनों बराबर है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का जो एरिया है वो बराबर है। तो ये तो हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब चाहते तो हम इसको 100 मान के 400 मान लेते, तो 400 को फिर इस अनुपात में 400 मान लेते, ये अनुपात में बट जाता तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता। अब हमको क्या करना है सर, हमको ये काम करना है कि हम एक काम करेंगे कि इनका टोटल कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, और इनका टोटल कितना हो रहा है, 4। तो इनको बराबर करेंगे, ये जो इनका टोटल मटेरियल है ना आपके पास, यानी टोटल कितना हो रहा है यहाँ से अर्थ और भूमि को, भाई पूरी पृथ्वी पर पानी और भूमि है, जल और भूमि है, तो टोटल कितना है आपके पास सर, टोटल हमारे पास है 4 यूनिट है। और यहाँ से टोटल कितना है आपके पास सर, टोटल हमारे पास है 7 यूनिट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अर्थ और वाटर दोनों जगह समान करने की आवश्यकता है। तो दोनों जगह आप समान करोगे तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा सर, 28 28 बना सकते हैं, 4 से इसको गुणा करोगे और इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से। अगर 7 से गुणा करते हो तो ये पूरा गुणा होगा तो ये 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास सर, ये 21 हो जाएगा। अगर आप इसको भी गुणा करते हो, 4 से गुणा किया नहीं, यहाँ तो 4 से गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा आपके पास अर्थ का, और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा आपके पास, 20 हो जाएगा। अब आप ये बताइए, ये संपूर्ण पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं सर, संपूर्ण पृथ्वी की, यानी पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर आपके पास में अर्थ कितना है सर, संपूर्ण पृथ्वी पर अगर हम बात करें अर्थ की, तो संपूर्ण पृथ्वी पर अर्थ कितना हमारे पास है, 7 है। भाई संपूर्ण पृथ्वी पर इसने क्या पूछा है फिर, दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात कितना है, अर्थ और वाटर, भूमि और वाटर। हमने जैसे ही 7 से गुणा किया तो इतना हो गया हमारे पास। तो सर अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ कितना आपके पास है, 7 है। टोटल कितना, 7 है। 7 में से अगर 8 यहाँ पर आ गया तो फिर बाकी का कितना बच गया आपके पास है सर, 8 अगर ऊपर आ गया तो इसमें कितना बच जाएगा आपके पास में, नहीं यार इससे बैठ रहा है क्या क्वेश्चन सर, 7 को 28, 7 से को 4 से गुणा किया तो इतना, अर्थ हमारे पास है 7 है। 7 की अगर हम बात करें, 7 में से 8 हमारे पास अगर यहाँ आ जाता है तो कितना बचता है हमारे पास है, 1 बचेगा। और ये कितना है आपके पास है सर, ये हमारे पास में, नहीं नहीं नहीं, 7 28 28 कर दिया था हमने, इनका डिफरेंस कितना था आपके पास है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या करना था आपको, ये नहीं करना था, देखो कैसे करना था सर, ये आपको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, कहाँ से क्या कट गया भाई, इसे आप नहीं मिटा पाओगे, हम इसे नहीं मिटा सकते, ऐसे मिटाएंगे इसको। देखिए ये इसको आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से, मैं थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को अलग कर देता हूँ, और ये मिटाइएगा आप, इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ आप क्या कर नहीं करोगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि नहीं करने के कारण ये है कि जब 8 अर्थ यहाँ आ गया आपके पास, भाई उसका अर्थ ये है कि हमको क्वेश्चन को भी तो अच्छे से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझना है, ये कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि आपके पास है, टोटल भूमि आपने 7 मानी है, टोटल भूमि आपने 7 मानी है। अगर टोटल भूमि आपने 7 मानी है तो फिर यहाँ पर 2 कैसे हो सकती है भाई, 2 से अगर हम गुणा करेंगे तो 8 भूमि तो यहाँ पर आ गई, जबकि आपके पास भूमि तो टोटल ही कितनी है, टोटल ही 7 है।
टोटली भूमि कितनी आपके पास है, 7 है, इस बात को ध्यान रखिए। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा सर, हमको ये करना पड़ेगा कि आपके पास है यहाँ कितनी है, टोटल 8 है, तो 8 में से फिर आधी आधी बांटनी है दोनों जगह। देखिए वो कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर इनका एरिया बराबर है। अगर आपके पास बराबर है तो बिल्कुल करिए, इसको 8 है, इसको आप 8 लिख सकते हो आप चाहे तो। सर इसको 8 लिखेंगे और इसको कितना लिखेंगे हम, 20 लिखेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि आधी आधी है, यानी कि ऊपर कितना आपके पास है सर, ऊपर अर्थ 4 है और ऊपर वाटर कितना आपके पास है सर, ऊपर वाटर आपके पास है 10 है और टोटल अर्थ कितना 7 है। 7 में से अगर 4 ऊपर है तो नीचे कितना आपके पास सर, नीचे 3 है। अगर 21 टोटल वाटर है, टोटल वाटर में से 10 ऊपर है तो नीचे कितना है, 11 है। और बस यही है आपका आंसर, यही क्या है आपका आंसर है। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था। एक बार फिर मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर देता हूँ कि हमने क्या किया सर। सबसे पहले हमने टोटल बराबर किया, ये 28 28 हो गया। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि इसको इससे गुणा किया तो आपके पास अर्थ कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 20। लेकिन ये टोटल अर्थ है आपके पास, ये क्या है हमारे पास है टोटल अर्थ है, इस बात को आप ध्यान रखिए। अब टोटल अर्थ है तो टोटल अर्थ आपके पास 8 है, तो सिंपल सी बात है कि आपके पास है 4 ऊपर जाएगा। 4 में से फिर आप ये कह सकते हो कि यहाँ अगर हम घटाते तो वापस कितना आएगा आपके पास, 3 आएगा। अगर हम बात करें तो सर आधा आधा किया तो 10, 10 ऊपर गया तो 21 में से 10 घटाया तो 11, जो कि आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाना था। और आप चाहते तो दूसरा एक और तरीका भी था यार, उससे और इजीली तरीके से आप इसे बना पाते, लेकिन इसमें थोड़ा डेटा खराब दिया है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में इतनी, 4 वर्ष में इतनी, तो दर बतानी है। इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसको बना पाओगे। यानी आप ये कह सकते हो सर 2 वर्ष में कितनी हो रही है, इतनी। क्वेश्चन को ऐसे लिखोगे, 2 वर्ष में राशि कितनी हो रही है आपके पास है 5200, 4 वर्ष में राशि कितनी हो रही है आपके पास है 6400। ठीक है, आप बताओ कितना ब्याज है आपके पास 1200 का। 1200 का ब्याज कितना आपके पास है 2 साल में, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर 2 साल का ब्याज है। तो आपको कुछ नहीं करना, दर का फॉर्मूला लगा दो। दर बराबर क्या होता है 100 इंटू ब्याज। ब्याज कितना आपके पास है 1200 और मूलधन कितना है, इसमें से ये घटाते ही मूलधन आ जाएगा 4000। भाई 2 वर्षों को ही राशि इतनी हो जाती है और 1200 का ब्याज लग रहा है, तो मूलधन कितना 4000 और समय कितना आपके पास है 2 साल, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को हम 2 साल से बना रहे हैं। करना कुछ नहीं, कितनी बार कटेगा आपके पास है 600 बार, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो इस तरीके से 15% करेक्ट आंसर है। आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप सिंपल सा तरीका ये कैसे करोगे सर, हमको ऐसे करना है कि मूलधन हमने 4000 निकाल दिया। मूलधन कितना निकाल दिया सर, मूलधन हमने 4000 निकाल दिया, तो 4000 मूलधन निकाल दिया। 4000 पर 1 साल का ब्याज निकालो। 4000 पर 1 साल का ब्याज कितना रहा, 2 साल का ब्याज 600 है, तो 1 साल का ब्याज कितना इतना है। भाई 2 साल का ब्याज 1200 है तो 1 साल का 600 है, तो कह सकते हो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 मिनट, और परसेंट बनाओगे ना, परसेंट के लिए किससे गुणा करोगे फिर 100 से, तो 100 से गुणा करोगे तो 1 जीरो से 1 जीरो 60, ये 15%। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो कितना आंसर आएगा, वही बात है 4000 पर 600 का ब्याज है, परसेंट में चाहिए गुणा 100 से कर दो आप। लेकिन यहाँ हमने तरीके से कर दिया कि R% बराबर 100 इंटू ब्याज, मूलधन इंटू कितना हो जाएगा आपके पास है समय हो जाएगा। आइएगा एक और क्वेश्चन है 22 नंबर का, देख लीजिएगा आप क्या है आपके पास। सर क्वेश्चन हमारे पास ये है कि मिश्र धातु ए और मिश्र धातु बी में तांबा और जस्ते का अनुपात इतना है। यानी कि आप ये कह सकते हो आपके पास है 2 मिश्र धातु है, एक तो ए है मिश्र धातु और एक क्या है आपके पास है बी। इसमें तांबा और जो जस्ते का रेशियो है ना फर्स्ट वाले में, वो कितना आपके पास है 3:4 है, और दूसरे वाले में कितना आपके पास सर, हमारे पास 5:9 है। क्या क्या है आपके पास है सर, आपके पास में इनमें है, इसमें एक है कॉपर और एक है जिंक। यानी पहला क्या है हमारे पास सर, पहला कॉपर है और दूसरा किसका है रेशियो आपके पास है जिंक का है। तो क्वेश्चन ने कहा कि इन दोनों पात्रों को एक तीसरे पात्र में मिलाते हो आप, और तीसरे पात्र में आप ये बताइएगा कि जिंक और कॉपर और जिंक का रेशियो कितना होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। आप चाहे तो इनकी इक्वल वैल्यू करके कर सकते हो, लेकिन मैं और भी इजी तरीका आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। आपको जिंक निकालना है, इसमें से जिंक निकालो, इसमें से जिंक निकालो और यहाँ जोड़ दो। टोटल मिश्रण कितना आपके पास है 7 है, 7 में से जिंक कितना आपके पास है 3 है, प्लस का निशान। यहाँ टोटल मिश्रण कितना आपके पास है सर, टोटल मिश्रण 14 है, 14 में से जिंक कितना आपके पास है 5 है, क्योंकि देखो एलसीएम भी कटेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। आप ये सॉरी कॉपर है, आप जिंक से करो। जिंक से अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो टोटल कितना आपके पास है 7 है, 7 में से जिंक कितना 4 है, प्लस का निशान। टोटल कितना आपके पास है 14 है, 14 में से जिंक कितना आपके पास है 9 है,
अब करना कुछ नहीं है सर, इनका एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो ये पूरा के पूरा आपके पास कटेगा, क्योंकि लघुत्तम तो आपके पास 14 आ जाएगा। तो 14 जैसे ही आएगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 6, 6 और 5 कितना हो रहा है आपके पास है 11, फिर कट जाएगा एलसीएम। और ये 8, 8 9 कितना हो जाएगा 17। तो इस तरीके से 11:17 जो कि आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन में। छोटी सी कैलकुलेशन है, आप यहाँ से कर पाओगे। आइएगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 नंबर का क्या क्वेश्चन है, आराम से पढ़ें आप क्वेश्चन को। किसी वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई, अंत में 15% की वृद्धि फिर की गई। आपसे पूछा कि कीमत में समग्र प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को? 100 वाला मेथड लगा लो यार, इजी क्वेश्चन है आपके पास, चाहे रेशो वाला लगा लो। सर देखिए 25% की वृद्धि, यानी कि जो राशि पहले 4 थी वह राशि कितनी हो गई बाद में 5 हो गई। 20% की कमी, जो राशि पहले 5 थी वह कितनी रह गई 4 रह गई। 15% की वृद्धि, जो राशि 20 थी वह कितनी हो गई आपके पास है 23 हो गई। यही तो है, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। अरे यार ये तो इजी हो गया। 20 से राशि कितनी 23, कितनी वृद्धि यहाँ के पास है 3 की। क्वेश्चन चाहता है परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज में अगर आपको वृद्धि निकालनी है तो कैसे करोगे आप, 3/20 गुणा किससे करोगे आप 100 से। कितनी बार कटेगा आपके पास है 5 बार। कितना आएगा आपके पास है 15%। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास है ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। क्लियर है? आइएगा अगला क्वेश्चन फिर से करिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का। क्वेश्चन इजी ले लिया हमने। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक बताइए। बहुलक क्या होता है सर, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। और ऐसे क्वेश्चनों को हम बाई ऑप्शन से चेक करते हैं। आपको ये देखना है कि ये 22 कितनी बार है, ये 22 कितनी बार है। सर 22 अगर बात करें 1 बार 2 बार 3 बार, यानी सर ये 3 बार है। 15 देखो कितनी बार है, 1 बार है आपके पास, 2 बार है आपके पास सर, 2 ही बार है। 18 कितनी बार है सर, 18 देखिए 1 2 3 और ये 4 फिक्स है, तो यही आंसर है। यानी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही आपका आंसर होता है। बहुलक किसे कहते हैं सर, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी। आ जाइएगा लास्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा आपके पास है लास्ट क्वेश्चन। वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या x ज्ञात करिए जिसके लिए 2x+1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब इसका मान अभाज्य संख्या में नहीं आना चाहिए, वह छोटी से छोटी संख्या। तो सबसे पहले आप 2 के साथ चेक करो। सर अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो ये 4 हो जाएगा, 4+1 आपके पास अभाज्य संख्या, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। आप 3 को चेक करो, 3 दूनी का 6, 6+1 7 हो जाएगा। सर हमारे पास है अभाज्य संख्या, तो ये आंसर नहीं हो सकता। आप 4 को चेक करो, 4 दूनी का 8+1 9। सर ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपके पास है अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब यही हमारे पास आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि सी ऑप्शन में। तो इस तरीके से हम कंप्लीट 25 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत शानदार क्वेश्चन थे। मैंने कोशिश करी है साथ के साथ ही आपको कॉन्सेप्ट समझाने की भी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करिएगा, क्लास को लाइक करिएगा। आप लोगों की ये डिमांड है कि सर वो 18 दिन 18 मैराथन जो आप पढ़ा रहे हो, जो जिसमें आप कंप्लीट कोर्स करा रहे हो, उसको कंटिन्यू रखिएगा। तो उसे बंद नहीं किया गया है। अभी भी हमारे पास आज 27 तारीख है ग्रुप डी वालों, 27 तारीख है, तो अभी 27 बाकी है। 27 28 29 30 31 1 और 2 7 दिन बाकी है। और अंक गणित में सिर्फ हमारे 3 चैप्टर तो अंक गणित में बच रहे हैं। 3 चैप्टर कौन कौन से, समय कार्य, पाइप टंकी, जो कि एक ही क्लास में हो जाएंगे, और एक पार्टनरशिप बचा हुआ है। यानी एक क्लास तो अंक गणित की बच रही है। बाकी भी हमारे पास है 5 दिन है, एक दिन आप फ्री मान लो। 5 दिन में एडवांस मैथ के जो चैप्टर्स है मैं आपको पूरा करवा दूंगा, आप घबराइएगा मत। बस आपको जो अभी क्लासें अपलोड की जा रही है उनको आप पढ़ते रहिएगा। अब आप ये कहोगे सर सुबह शाम आपकी क्लासें क्यों नहीं आती, बाकी टीचर्स बिल्कुल ग्रुप डी के पीछे लगे हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस टाइम बारिश का माहौल चल रहा है, और रेलवे में मैं ड्यूटी करता हूँ, तो बारिश में आपको पता है कि काम भी ज़्यादा रहता है। आप टेक्नीशियन बनोगे, जब टेक्नीशियन बनोगे तब आपको पता चल जाएगा कितना काम रहता है। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। कभी सिग्नल का वायर खराब हो जाता है, कभी क्या, तो आपको पता है कि प्रॉब्लम्स तो बारिशों में आती है।